बजाय उन लोगों को गिरफ्तार करने के जिन्होंने हिंसा करी, वो जो हिंदू संगठन के लोग थे या जिन्होंने उनके जो लीडर्स थे जिन्होंने बिल्कुल वीडियो पर साफ साफ भड़काऊ भाषण दिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि नहीं, शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स को रोड पे प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं था। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, जो कि इन्होंने वो तबलीग जमात वाले केस में भी किया, जिसके बारे में अब धीरे धीरे ये सारा कोर्ट से भी ये निकल कर आ रहा है। कोर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा कराया गया और सरकार के द्वारा कराया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 1 साल गुजर चुका है और इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए जामिया में, शाहीन बाग में, पूरे देश में, उसको भी करीब 1 साल गुजर चुका है। इस 1 साल में क्या हुआ वो हम उसकी जरूर चर्चा करेंगे। सरकार ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, न्यायपालिका ने इन जनरल क्या किया। लेकिन उससे पहले इसकी पृष्ठभूमि तो अमित शाह ने साफ साफ कह दी थी कि भाई देखिए, एनआरसी और सीएए ये दोनों रिलेटेड चीजें हैं, और उन्होंने बोला था कि देखिए पहले सीएए होगा फिर हम एनआरसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसका मकसद तो हम जिस तरह से असम में एनआरसी किया गया और जो सरकार कह रही थी, ये सरकार तो बार बार और सरकार के लोग बार बार कह चुके हैं कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना देना चाहते हैं। और जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो काउ स्लॉटर का कानून हो, चाहे जिसको ये लोग लव जिहाद कानून कह रहे हैं, चाहे सड़कों पर जो लिंचिंग्स हो रही हैं, मॉब लिंचिंग्स, जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, खासकर यूपी, दिल्ली वगैरह में मुस्लिम्स को टारगेट करते हुए जहां जहां भाजपा की हुकूमत है, उससे साफ दिख रहा है कि आज इस देश में इस सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा सीधा सीधा मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है और उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाने की कोशिश करी जा रही है। और इसी के चक्र में ये एनआरसी और सीएए लाया जा रहा है कि एनआरसी से तो सबसे पहले ये हो कि जो गरीब लोग हैं जो दस्तावेज ना पेश कर सकें या दस्तावेज पेश भी कर लिए, अगर जो लोग एनआरसी में आपका नाम दर्ज करते हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएं कि भाई मुसलमान हो तो उसका नाम मत इसमें डालो, उसका नाम अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसमें ना डाला जाए, चाहे इसकी वजह से कि उसके पास दस्तावेज नहीं है, चाहे इसकी वजह से कि भाई जो एन्यूमरेटर्स हैं वो बिल्कुल दस्तावेज होने के बाद भी उनका नाम नहीं डाल रहे हैं, ये सब हम लोगों ने असम में देखा। तो उसके बाद उनको ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल की भी प्रक्रिया असम में हम लोगों ने देख ली कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में उन लोगों को लगाया गया जो कि इस तरह की विचारधारा रखते हैं कि भाई मुसलमान को हिंदुस्तान में वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स होना चाहिए। उस तरह के लोगों को वहां बनाया गया और उनको एक साल के लिए अपॉइंट करते थे और हर साल एक्सटेंशन देते थे इस आधार पर कि तुमने कितने लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर किया। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मकसद ये था कि जो नॉन मुस्लिम्स एनआरसी से छूट जाएं, उनको रेफ्यूजी स्टेटस देके, रेफ्यूजी कह के उनको सिटीजनशिप सरकार दे सके और सरकार के हाथ में होगा कि सिटीजनशिप दे या ना दे। और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को उस कानून से एक्सक्लूड कर दिया।
कि नॉन मुस्लिम्स जो 3 देशों, सिर्फ 3 देश से जो आए हैं, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देश से सिर्फ जो लोग आए हैं, मतलब उसमें श्रीलंका को भी एक्सक्लूड कर दिया, म्यांमार को भी एक्सक्लूड कर दिया, जहां से बहुत सारे रेफ्यूजीज हिंदुस्तान में आए हुए हैं, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के जरिए आए हुए हैं, लेकिन उनको जानबूझ के एक्सक्लूड किया क्योंकि वो मुस्लिम स्टेट्स नहीं है। तो ये कानून बनाया गया जो कि बिल्कुल गैर संवैधानिक, डिस्क्रिमिनेटरी था, और जाहिर है कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए थे। और अच्छी बात यह है कि जो प्रोटेस्ट हुए, चाहे वो जामिया में हुए हों, चाहे शाहीन बाग में हुए हों, चाहे अन्य जगह पर हुए हों, बहुत ही एग्जेम्पलरी प्रोटेस्ट थे, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट थे, जिसमें कि खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उन प्रोटेस्ट में संविधान पढ़ाया जा रहा था, मौलिक अधिकारों की बात लोगों को समझाई जा रही थी, और यंग लोगों को, स्टूडेंट्स को संविधान पढ़ाया जा रहा था। और कहीं कोई हिंसा की बात नहीं हुई, कहीं ये भी बात नहीं हुई कि भाई हम रास्ता रोक लेंगे। बल्कि शाहीन बाग में भी मैंने जब जाकर वहां देखा तो देखा कि वहां तो बहुत चौड़ी सड़क थी, और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट उस सड़क के एक हिस्से में हो रहा था, और बाकी सड़क तो पुलिस ने ब्लॉक कर रखी थी। लेकिन फिर भी जब काफी दिन तक ये प्रोटेस्ट चले और पूरे देश में फैलने लगे, दिल्ली में कई जगह होने लगे और पूरे देश में फैलने लगे, तो सरकार ने ये षड्यंत्र रचा, सरकार और भाजपा के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने, कि भाई हम ये कह के दंगे यहाँ करवाएंगे कि ये प्रोटेस्ट जो हैं इसकी वजह से रास्ता रुक रहा है और इसकी वजह से दंगे होंगे। और कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जैसे लोगों ने बिल्कुल भड़काऊ भाषण दिए कि गोली मारो सालों को, वगैरह वगैरह, और एकदम सीधा सीधा इस तरह के बयान दिए कि भाई अगर इन लोगों को नहीं हटाया गया तो हम हिंसा करेंगे। और उसके बाद, ठीक उसके बाद हिंसा हुई, और हिंसा ज्यादातर ये आरएसएस, बीजेपी से जुड़े संगठनों के लोगों ने करी, और मुसलमानों के ऊपर ज्यादातर करी। कुछ रिटेलिएटरी वायलेंस मुस्लिम्स की तरफ से भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो इस वायलेंस का जो इन्वेस्टिगेशन कराया गया, जिसमें कि दिल्ली पुलिस ने कराया और सीधा सीधा गृह मंत्रालय के निर्देशन में कराया गया, उसमें बजाय उन लोगों को गिरफ्तार करने के जिन्होंने हिंसा करी, वो जो हिंदू संगठन के लोग थे या जिन्होंने, उनके जो लीडर्स थे जिन्होंने बिल्कुल वीडियो पर साफ साफ भड़काऊ भाषण दिए, उसके बजाय जो विक्टिम्स थे इस वायलेंस के, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और सारी थ्योरी ये बनाई गई कि भाई ये प्रोटेस्ट तो दंगा भड़काने के लिए किए जा रहे थे, जबकि आप सारे प्रोटेस्ट के वीडियोस मौजूद हैं, सारे प्रोटेस्ट के आप वीडियोस देख सकते हैं कि जितने भी लीडर्स वहां बोलने के लिए आते थे वो यही कहते थे कि भाई ये कानून गैर संवैधानिक है और प्रोटेस्ट इसके खिलाफ होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल पीसफुली होना चाहिए, बिल्कुल अहिंसक तरीके से होना चाहिए। कहीं पर भी कोई जगह ये नहीं कहा गया कि भाई हम लोग यहाँ पर वायलेंस करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया जो लोग इन प्रोटेस्ट को, खासकर स्टूडेंट्स को, यंग लोगों को, जो इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में आगे आ रहे थे। जिन लोगों ने उसमें आगे आकर हिस्सा लिया प्रोटेस्ट में, या प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में, या वहां पर जाकर बोलने में, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया कि भाई इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए यहाँ दंगे करवाए हैं।
और उसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगा दिए गए। और यूएपीए एक ऐसा कानून है जिसमें अगर आपके खिलाफ चार्ज लगा दिया जाए तो उसमें बेल लेना करीब करीब असंभव हो जाता है, क्योंकि उस कानून में ये लिखा है कि जब तक बेल नहीं दी जाएगी, तब तक बेल नहीं दी जाएगी जब तक ट्रायल कोर्ट ये ना रिकॉर्ड कर दे फाइंडिंग कि इसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसाई केस भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि उस समय कोर्ट ये भी नहीं देखेगा कि उसके खिलाफ जो एविडेंस लाया जा रहा है कि वो कोर्ट में एडमिसिबल भी है कि नहीं है। यानी कि बिल्कुल झूठे बयान, बिल्कुल इनएडमिसिबल एविडेंस के आधार पर किसी के खिलाफ यूएपीए के चार्ज फ्रेम कर दिए जाएं तो उसको बेल भी नहीं मिलती। और इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि भीमा कोरेगांव वगैरह में लोग सालों साल तक पड़े हुए हैं, उनको बेल नहीं मिल पा रही, जिनके खिलाफ बिल्कुल बेबुनियाद झूठे चार्जेस लगाए गए। तो ऐसे में कोर्ट का रोल बहुत अहम हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, जहां पुलिस बिल्कुल मेलाफाइडी तरीके से जो विक्टिम्स है उन्हीं को टारगेट कर रही हो, और जो इंस्टिगेटर्स हैं और जिन्होंने जो परपेट्रेटर्स हैं और इंस्टिगेटर्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, तब कोर्ट का रोल बहुत वाइटल होता है। अब ये सिचुएशन हमने जामिया में देखी, जेएनयू के ऊपर जो हमला हुआ, जामिया के ऊपर 1 साल पहले हमला किया गया, पुलिस के द्वारा हमला किया गया, सब कुछ वीडियो पर कैद है। पुलिस ने लाइब्रेरी में जाकर स्टूडेंट्स को पीटा, सीसीटीवी कैमरे वहां के तोड़े, फिर भी वीडियो में कैद है, फिर भी उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जामिया के स्टूडेंट्स बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे इस कानून के खिलाफ। उसी तरह से उसके थोड़े दिन बाद जनवरी के महीने में 5 जनवरी को जेएनयू के ऊपर हमला किया गया, गुंडों के द्वारा करवाया गया, और पुलिस उसमें पुलिस ने उन गुंडों को लाइट बंद करके एस्कॉर्ट कराया कैंपस के अंदर, फिर वो मारपीट, स्टूडेंट्स को मारा पीटा, टीचर्स को मारा पीटा, फिर उनको बाहर निकाल दिया। अब वो लोग भी सब वीडियो में आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये मामले जब कोर्ट में भी ले जाए गए तो कोर्ट ने या तो सुनवाई ही नहीं करी, या नहीं तो सुनवाई करके लंबी लंबी डेट लगा के ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक जज जो जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट के, जिन्होंने इसको गंभीरता से लिया और पुलिस को बोला कि भाई तुमने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर कैसे नहीं रजिस्टर करी, उसकी तो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, साफ दिख रहा है कि वो दंगे भड़का रहा है, लेकिन तुमने एफआईआर तक नहीं रजिस्टर करी। ओवरनाइट जस्टिस मुरलीधर को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, और उसके बाद फिर ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। और ये हम बार बार देख रहे हैं कि चाहे सीए के कानून के खिलाफ कम से कम 200 पिटिशंस फाइल हुई हैं उसको चैलेंज करने की, साल भर निकल गया, साल भर हो गया पिटिशंस को फाइल हुए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं मिला ऐसे अहम मुद्दे को की सुनवाई करने का। और अभी हाल में कहते हैं कि हम इमरजेंसी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जो कि इमरजेंसी 43 साल पहले खत्म हो चुकी है, कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग एग्जामिन करेंगे, उसके लिए हमारे पास समय है। लेकिन ये सीए जैसा मुद्दा हो, या कश्मीर में 370 जो अबॉलिश कर दिया, या कश्मीर को 3 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया, या कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन कर दिया, ये सब सुनने का समय नहीं है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज कोर्ट की दिख रही है। और उसके बाद फिर जब शाहीन बाग के प्रोटेस्ट खत्म होने के कई महीने निकल गए, तो अब हाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि नहीं, शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स को रोड पे प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं था। अरे सुप्रीम कोर्ट की तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने साफ साफ कहा हुआ है कि पब्लिक स्पेसेस सबके लिए होती हैं,
जैसे जो लोग सड़क पर चलना चाहते हैं उनका जितना राइट है उतना ही राइट जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनका भी है। लेकिन और शाहीन बाग में तो उन्होंने रोड रोकी भी नहीं थी, बहुत थोड़े से रोड के हिस्से में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाकी रोड तो पूरी खुली हुई थी लेकिन पुलिस ने बंद कर दी। तो ये कहना कि भाई इन्होंने रोड रोक ली थी, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया उस शाहीन बाग के फैसले में, और उसके आधार पर आज किसानों को वहां से, जहां ये लोग बैठे हुए हैं, किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया गया। वो लोग दिल्ली में रामलीला मैदान में आकर प्रोटेस्ट करना चाहते थे, वहां आने नहीं दिया गया। पुलिस ने 10-10 फुट गहरी खाई खोद कर, बैरिकेड्स लगाकर, टीयर गैस, वाटर कैनन चलाकर उनको वहां रोक दिया, तो वो लोग वहां सड़कों पर बैठ गए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भाई इनको यहां से हटाइए, और उसके लिए हरीश साल्वे को खड़ा कर दिया गया। और एक पूरी एक प्रक्रिया सरकार की तरफ से और उनके जो आईटी सेल बीजेपी का और ट्रोल्स की तरफ से ये चलाई गई कि भाई ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, एंटी नेशनल्स हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत भयानक स्थिति हम लोगों के सामने आज है, जिसको कहते हैं बिल्कुल एक कम्युनल और फांसीवादी ऑनस्लॉट इस देश पर किया जा रहा है सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा। और जो इतने एग्जेम्पलरी प्रोटेस्ट हुए शाहीन बाग से लेकर पूरे देश में इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कानून के खिलाफ, उन सबको इस तरह से कुचल दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे लिए रास्ता क्या है। सुप्रीम कोर्ट का हम जो रवैया मैंने बताया वो हम देख रहे हैं कि भाई सरकार के सामने ऑलमोस्ट घुटने टेक रखे हैं, और सरकार का बिल्कुल एक फांसीवादी रुख, और ये सारी एजेंसीज को, चाहे एनआईए हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे सीबीआई हो, इन सबको यूज कर रही है। तो हमारे सामने क्या रास्ता है? देखिए, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इंटरनेट मीडिया के आने से, जिसको हम ऑल्टरनेटिव मीडिया कहते हैं, और सोशल मीडिया के आने से जो आम लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस बनाने का पैसा नहीं है, टेलीविजन स्टेशन चलाने का पैसा नहीं है, वो लोग भी आज मीडिया पर काम कर सकते हैं, और उनका काम जो है बहुत लोगों के पास पहुंचता है। और इसकी वजह से एक थोड़ा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है मीडिया का, और जिसके चलते हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और पत्रकार आज ऑल्टरनेटिव मीडिया पर और सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, और सही सूचना सबके पास पहुंचा रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन टेलीविजन स्टेशंस और मेन न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, वो तो ज्यादातर सरकार की गिरफ्त में आ गए। थोड़े उपवाद हैं, जैसे कि एनडीटीवी है, या फिर न्यूज़पेपर्स में हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस है, लेकिन बाय एंड लार्ज ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के कब्जे में आ गया है, और उसी के कहने पे, उसी के इशारों पर चल रहा है। और वही चीजें, यानी कि कम्युनल पोलराइजेशन, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, जो कि इन्होंने वो तबलीग जमात वाले केस में भी किया, जिसके बारे में अब धीरे धीरे ये सारा कोर्ट से भी ये निकल कर आ रहा है। कोर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा कराया गया और सरकार के द्वारा कराया गया, और इन लोगों के खिलाफ कोई केस नहीं था। बिल्कुल इनोसेंट लोगों को आपने पकड़कर जेल में डाल दिया, और काफी महीनों तक जेल में रखा गया। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।